मत बैठ मेरे यार, तुझे आगे बढ़ते रहना है। मत बैठ मेरे यार, तुझे आगे बढ़ते रहना है। और लोगों को जवाब तू नहीं, तेरी कामयाबी देगी, यही सफलता का कहना है। वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम रे ऑप्टिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इसी लेक्चर में आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, है ना। पहला जो टॉपिक होगा हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन देखेंगे और फिर हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, है ना। हमारे पास जब कई सारे मीडियम हो, है ना, कई सारे मीडियम हो तो उनमें से हम कैसे रिफ्रैक्शन कराते हैं वो देखेंगे। देखो, रिफ्रैक्शन के लिए मिनिमम हमें दो मीडियम की जरूरत होती है। अगर हमारे पास दो से ज्यादा यानी तीन या फिर तीन से भी ज्यादा मीडियम हो तो उसके थ्रू क्या रिफ्लेक्शन होगा उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बारे में बात करेंगे और नॉर्मल शिफ्ट के बारे में आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो कॉपी पेंसिल निकाल लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ये हमारा पहला टॉपिक है आज का। अच्छा, तो हम पहले क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाएंगे। हमने यहां से क्या बना लिया, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना लिया। हमने यहां से क्या बना लिया, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना लिया। ठीक है, हाँ। और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू 2। और ये हमारे पास यहाँ पर एयर है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्लास है। तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मान लेते हैं कि ये 1 है, क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003 के इक्वल शायद होता है ना। तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल ही मान लेते हैं एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, है ना। शायद ऐसे ही होता है, 1.003 होता है शायद, बोल रहा हूँ, है ना। हाँ, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेंगे, ठीक है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने कितना मान लिया, 1 मान लिया। और जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लिया आपने, म्यू मान लिया। यानी म्यू 1 के इक्वल हो गया और म्यू 2 म्यू के इक्वल हो गया। अच्छा, अब इसको नाम दे दीजिए भैया। ये जो ऊपर वाला फेस है इस रेक्टेंगुलर स्लैब का, उसको नाम दे दिया हमने एडी। और नीचे वाला फेस जो है उसको हमने नाम दे दिया सीडी। उसको हमने नाम क्या दे दिया, सीडी। अब यहां पर क्या होगा कि इस एबी वाले फेस पर क्या होगी, एक लाइट इंसिडेंट होगी। कितने एंगल से, I1 एंगल से हो रही है, मान लेते हैं। हमारे पास यहां से क्या है, हमारे पास ये है भैया इंसिडेंट रे। और ये कितने एंगल से इंसिडेंट हुई, ये मान लेते हैं कि I1 एंगल से यहां पर इंसिडेंट हुई। तो नॉर्मल बनाएंगे, क्योंकि जो आई एंगल होता था ये किस किस के बीच का एंगल होता था, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का। तो यहां से मान लेते हैं कि I1 एंगल से इंसिडेंट हुई। कितने एंगल से इंसिडेंट हुई है, I1 एंगल से, ठीक है। हमारे पास कितने एंगल से इंसिडेंट हो रही है, I1 एंगल से। अच्छा, अब हमारे पास एयर जो है रेयरर मीडियम है और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। एयर क्या है हमारे पास, रेयरर मीडियम है और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। तो लाइट जाना तो ऐसे चाह रही थी, जाना तो लाइट ऐसे चाह रही थी भैया, बोलो हाँ या ना। इसको सीधी बनाते हैं बिल्कुल, है ना, बिल्कुल फील से बनाएंगे आप इसको। देखो ऐसे, ये लाइट जो है वो जाना तो ऐसे चाह रही थी, हाँ जाना तो भैया ऐसे ही चाह रही थी बिल्कुल। लेकिन जब ये रेयर से डेंसर में जाएगी, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका पाथ जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज होता है, हो जाता है। यानी कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या फिर नॉर्मल से अवे बेंड होगी, है ना। या तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होगी या फिर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होगी। अब यहाँ पर अवे होगी या फिर टुवार्ड होगी, ये कैसे पता चलेगा भाई। देखो, लाइट जा रही है रेयर से डेंसर, तो लाइट जब रेयर से डेंसर जा रही है तो ये टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। मान लेते हैं कैसे बेंड हुई है, टुवार्ड्स नॉर्मल ऐसे, हाँ ये रे ऐसे जा रही है। और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बन रहा है इसका मान लेते हैं कितना है, आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, आर। अब ये जो रे थी ये फिर अब इस सीडी वाले फेस पर क्या होगी, इंसिडेंट होगी। और यहाँ पर हमारे पास ये नॉर्मल बना लिया। और जब नॉर्मल बना लिया तो हमारे पास ये बोल देते हैं कि I2 एंगल से क्या हुई, ये इंसिडेंट हुई, है ना। इस सीडी वाले फेस पर क्या हुई, I2 एंगल से इंसिडेंट हुई। देखो बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हमारे पास क्या हुआ था कि इंसिडेंट रे थी वो I1 एंगल से AB फेस पर इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हुई R एंगल से। अब यही वाली रे CD फेस पर क्या हुई, I2 एंगल से इंसिडेंट हुई, I2 एंगल से इंसिडेंट हुई। अब भैया ये डेंसर है और ये हमारे पास रेयर है, डेंसर रेयर। तो लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी, हाँ अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये लाइट कुछ ऐसे निकल कर जाएगी, ये लाइट हमारे पास कुछ ऐसे निकल कर जाएगी, हाँ। और जो लाइट की रे इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से बाहर रिफ्लेक्ट होकर आएगी, जो इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्ट होकर बाहर आएगी, उस रे को हम बोलेंगे इमर्जेंट रे।
उसको हम क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, है ना, कौन सी रे बोलेंगे, इमरजेंट रे। और यहाँ पर जो नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच का एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस। यहाँ पर ई क्या होगा हमारे पास, एंगल ऑफ इमरजेंस। नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच का एंगल है एंगल ऑफ इमरजेंस। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई। हाँ, और हमारे पास रे क्या थी, इंसिडेंट रे थी, ये हमारे पास क्या थी, इंसिडेंट रे थी। बोलो दोबारा समझो इसको। क्या हुआ कि लाइट जो थी I1 एंगल से इंसिडेंट हुई AB फेस पर और रिफ्लेक्ट हुई R एंगल से, वही वे CD फेस पर I2 एंगल से इंसिडेंट हुई और इससे बाहर होकर रिफ्लेक्ट गई, तो हमने इसको बोल दिया इमरजेंट रे। और वहां पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे का, नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच का एंगल है, उसको बोला एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना। ये हमारे पास क्या होगा, रिफ्रैक्शन हुआ ग्लास स्लैब होगा। ठीक है, लाइट कैसे रिफ्रैक्शन होगा ग्लास स्लैब से, ग्लास स्लैब के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होगा ये आपको पता चल गया भाई, ग्लास स्लैब के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होगा ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर आप एक चीज देखोगे तो हमें इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल जाती हुई नजर आएंगी। भाई ये इंसिडेंट रे स्टार्टिंग में कैसे जा रही थी, ऐसे, हाँ, लेकिन रिफ्लेक्ट होते होते ये क्या हुई, इमरजेंट रे ऐसे जा रही थी हम, हाँ, तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे हम क्या देखेंगे, यहाँ पर एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। तो हमें यही चीज प्रूव करनी है, और वो चीज क्या प्रूव करनी है हमें, कि हमारे पास इमरजेंट रे जो है वो पैरेलल है इंसिडेंट रे के। इस चीज को हमें क्या है यहाँ पर प्रूव करना है ना, हमें क्या प्रूव करना है कि इमरजेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही चीज करेंगे जो अभी तक करते आ रही है, हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, और स्नेल्स लॉ आपको सभी को बहुत अच्छे से आता है। अब यहाँ पर इस एबी वाले फेस पर, एबी वाले फेस पर जब मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, अप्लाई 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 नो रिप्लाई, है ना, अप्लाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट एबी। अगर मैं इस एबी वाले फेस पर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो हमारे पास स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई, साइन आई, और यहाँ पर साइन आई कितना है, I1 अपॉन के साइन आर, अपॉन के साइन आर। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा लिखूंगा मैं, म्यू टू अपॉन म्यू वन, और म्यू टू कितना है हमारे पास, म्यू है, म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू टू कितना है, म्यू है, और ये हमारे पास म्यू वन कितना है, वन है। तो साइन आई अपॉन साइन आर को मैं म्यू लिख सकता हूँ डायरेक्ट, बोलो हाँ या ना। यहां तक ये चीज समझ में आ गई, इसको इक्वेशन दे दूं वन। भाई देखो, साइन I1 जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट हुई अपॉन के साइन आर, तो साइन I1 अपॉन साइन आर जो होगा म्यू टू अपॉन म्यू वन के इक्वल होगा। हाँ, म्यू टू कितना है, म्यू, और म्यू वन कितना है हमारे पास, वन। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब यहां से मैं सीडी वाले फेस पर स्नेल्स लॉ लगाऊं, अगर मैं कहूं कि अप्लाई अप्लाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट सीडी, अगर मैं रेक्टेंगुलर स्लैब की सीडी वाले फेस पर अगर मैं क्या लगाऊं, स्नेल्स लॉ लगाऊं, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं बोलो, यहां पर मैं लिखूंगा साइन आई टू अपॉन साइन ई, साइन आई टू अपॉन साइन ई, है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पहले इस वाले मीडियम का अपॉन इस वाले मीडियम का, तो इस वाले का कितना है, वन, एयर का। भाई देखो पहले लिखूंगा एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, फिर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वन अपॉन, देखो इसको इक्वेशन दे दो सेकंड। भाई मेरी बात सुनो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम कैसे लिखते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर होता है ना, तो साइन आई टू लिया हमने जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही थी, हाँ, फिर रिफ्लेक्टिव किस एंगल से हो रही थी, लो किस एंगल से हो रही थी भैया, रिफ्लेक्ट ये हो रही थी ई एंगल से, ई क्या था, एंगल ऑफ इमरजेंस। अब हमें ऊपर उस एंगल का हम ऊपर उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेते हैं जिस मीडियम में लाइट एंटर करेगी, और जिस मीडियम से चली थी, जिस मीडियम से चली थी उसका हम नीचे लेंगे, है ना। हाँ, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, साइन I1 अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, है ना, ये इक्वेशन पहली आ गई। और दूसरी इक्वेशन क्या आई, जब हमने सीधी वाले केस पर स्नेल्स लॉ लगाया, तो साइन I2 अपॉन साइन ई इक्वल टू वन अपॉन म्यू। अब मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या कर रहा हूं बोलो, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो साइन I1 अपॉन साइन आर इंटू साइन I2 अपॉन साइन ई, है ना, हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू इंटू वन अपॉन म्यू, म्यू इंटू वन अपॉन म्यू। अब देखो, अब यहां पर म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया। अब यहां से जो हमारे पास साइन I2 है वो साइन आर के इक्वल होगा। भाई देखो कैसे, मैंने कहा कि हमारे पास ये जो साइन आर है, ये जो एंगल बन रहा है आर, ये किसके इक्वल हुआ, ये हमारे पास I2 के इक्वल होगा। भाई देखो जितना ये एंगल होगा ना, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा,
उतना ही ये एंगल होगा। भैया कैसे, भैया ये कैसे होगा, देखो ये ऐसे होगा, ये अल्टरनेटिव एंगल से। कैसे होगा, अल्टरनेटिव एंगल से। भाई देखो ये ऐसे, ये न्यू, ये अल्टरनेटिव एंगल से हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव एंगल से आर जो है आई टू के इक्वल होगा। तो साइन आर को हम साइन आई टू से कैंसिल कर सकते हैं। साइन आर को हम साइन आई टू से क्या है, कैंसिल कर सकते हैं। देखो ये अल्टरनेटिव एंगल हो जाएगा ना, ये यू, ये अल्टरनेटिव एंगल हो जाएगा हमारे पास। ये कितना दिया हुआ, हमारे पास आर दिया हुआ है, और हमारे पास ये हमें दिया हुआ है आई टू। तो अल्टरनेटिव एंगल से ये दोनों इक्वल एंगल क्या होंगे, आर एंगल जो होगा वो आई टू के बराबर होगा। भाई जितनी ये लाइट जो है, जितने एंगल से लाइट इस एबी वाले फेस से रिफ्लेक्ट होगी, उतने ही एंगल से क्या होगी, ये इस सीडी वाले फेस पर इंसिडेंट होगी। जितने एंगल से ये एबी वाले फेस पर इंसिडेंट होगी, उतने ही एंगल से सीडी वाले फेस पर, सॉरी यहां से रिफ्लेक्ट होगी, उतने ही एंगल पर ये इंसिडेंट होगी। तो आर जो है आई टू के इक्वल हो जाएगा। तो साइन आर को हम साइन आई टू से यहां से कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, साइन आई वन अपॉन साइन ई जो है वो वन के इक्वल हो जाएगा। और यहां से हम लिख सकते हैं कि हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से ये चीज लिख सकते हैं कि साइन आई वन इज इक्वल टू साइन ई के होगा, है ना। तो हम यहां से बोल सकते हैं एंगल आई वन जो है वो एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, है ना। हमने यहां से क्या प्रूव कर दिया, देखो इसको मैं ऊपर लिखता हूं, है ना, इसको मैं कहीं ऊपर अच्छे से लिखता हूं। चलो मैं इसको यहां पर लिख दूं, बोलो यहां पर लिख दूं, हाँ। तो हमारे पास साइन आई वन अपॉन साइन ई है, तो हमारे पास यहां से क्या होगा, साइन आई वन जो है हमारे पास साइन ई के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां से देखेंगे कि जो आई वन एंगल होगा वो एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। मतलब लाइट जितने एंगल से इंसिडेंट हुई थी, उतने ही एंगल से क्या हो गई, बाहर रिफ्लेक्ट हो गई। जितने एंगल से इस रेक्टेंगुलर स्लैब पर इंसिडेंट हुई थी, उतने ही एंगल से क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो हम यहां से ये देखेंगे कि जो हमारे पास, हम यहां से ये बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि जितने एंगल से इंसिडेंट हुई थी, उतने ही एंगल से बाहर निकल गई। आई वन इज इक्वल टू ई, आई वन क्या है, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंट। तो आई वन ई के इक्वल है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहां से ये चीज समझ में आ गई, यहां तक ये चीज समझ में आ गई, बोलो यहां से ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां पर हम एक चीज और पढ़ते हैं कि ये जो रे है, हम जानते हैं कि इमरजेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल है। इमरजेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे के पैरेलल है। लेकिन ये इमरजेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में अपने पास से क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, या फिर अपने पास से हम बोलेंगे कि शिफ्ट हो जाएगी। मेरी बात सुनो, हमारे पास ये इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल तो होंगे, लेकिन ये जो इमरजेंट रे है, ये जो इमरजेंट रे है वो इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में अपने पास से डिस्प्लेस हो जाएगी, या जिसको बोलेंगे कि अपने पास से शिफ्ट हो जाएगी। तो ये कितना शिफ्ट होगी, अपने पास से कितना शिफ्ट होगी, उसको ही हम बोलेंगे लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अपने पास से कितना शिफ्ट होगी या फिर कितना डिस्प्लेस होगी, उसको बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, मान लेते कितनी है, एक्स, तो इसी को बोलते हैं हम लेटरल लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल लेटरल शिफ्ट। मेरी बात दोबारा से समझेंगे बहुत ध्यान से। लेटरल शिफ्ट क्या होता है भाई, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में ये जो इमरजेंट रे है वो अपने पास से डिस्प्लेस हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये अपने पास से शिफ्ट हो जाएगी। तो कितना शिफ्ट हुई, उसी को हम लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लेटरल शिफ्ट बोलेंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स है ना, कितनी है एक्स। अब देखो क्या भैया इसका एक्सप्रेशन, लेटरल शिफ्ट का एक्सप्रेशन निकालना इतना जरूरी है, मैं कहूंगा बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। अगर आपको लेटरल शिफ्ट का अगर एक्सप्रेशन चाहिए तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि देखो ना ही ये टॉपिक ज्यादा बोर्ड के लिए पूछा गया है ना, ना ही इतना ये बोर्ड में पूछा जाता है कि आप लेटरल शिफ्ट का या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट का क्या निकालो, आप एक्सप्रेशन निकालो, ना ही नीट या जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिर भी चाहते हो कि हाँ भैया हमें लेटरल शिफ्ट का हमें एक्सप्रेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसके ऊपर एक बढ़िया सी वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास रिफ्रैक्शन हुआ ग्लास स्लैब, समझ में आ गया आपको। इसको नोट कीजिए भैया, मेरे इसको क्या करेंगे, सभी नोट करेंगे, सभी क्या करेंगे भैया, इसको नोट करेंगे, सभी क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। उतार लिया, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, या फिर नोट करेंगे। चलो अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। अच्छा,
लिखे जो खत तुझे, जो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। अंधेरा जब हुआ तो दीप जल गए। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। हमारे पास अगर तीन या फिर तीन से ज्यादा मीडियम हो तो क्या रिफ्रैक्शन होगा? क्या रिफ्रैक्शन होगा? वीडियो सही चल रही है? वीडियो सही चल रही है क्या? वीडियो सही चल रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो हमने अभी रिफ्रैक्शन निकाला था ग्लास स्लैब से, तो वहां पर हमारे पास दो मीडियम थे। अब मैं कहूं कि हमारे पास दो से ज्यादा मीडियम हो जाए, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास तीन मीडियम हो जाए, तो क्या रिफ्रैक्शन होगा? देखो और तीनों हमारे पास क्या है, देखो ये बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। हमने ये तीन मीडियम ले लिया, हमारे पास एक हो गया एयर, और हमारे पास यहाँ पर ये वाटर है मान लेते हैं, ठीक है। हमने क्या ले लिया, ये हमने यहाँ पर इसको वाटर ले लिया है, और इसको हमने क्या ले लिया है, ग्लास। हमारे पास कितने मीडियम हो गए? तीन मीडियम हो गए। और इन तीनों मीडियम की जो बाउंड्री है एक दूसरे के पैरेलल है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू3। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया सब कुछ? यहां तक समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो, अब यहां पर हम क्या बात करेंगे? अब यहां पर हम बात करेंगे कि कोई रे जो है वो इंसिडेंट हुई इस पर, है ना। इनको नाम दे दो, चलो ए बी सी डी ई एफ, है ना। इस ए बी फेस पर कोई लाइट क्या है, इंसिडेंट हुई, और वो कितने एंगल से इंसिडेंट हुई? वो कितने एंगल से इंसिडेंट हुई? मान लेते हैं कि आई एंगल से इंसिडेंट हुई। मान लेते हैं कितने एंगल से इंसिडेंट हुई? वो आई एंगल से इंसिडेंट हुई। अब देखो एयर ज्यादा रेयरर है या फिर वाटर? अब बोलेंगे इनमें से एयर और वाटर में से कौन सा रेयरर मीडियम होगा, कौन सा डेंसर? तो आप कहेंगे ये एयर होगा और ये डेंसर होगा। तो लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो बेंड हो जाती है किधर? टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट जो है, ये लाइट जो है टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। देखो ऐसे हमारे पास, देखो ये मीडियम था हमारे पास, ये सॉरी ये नॉर्मल था, हाँ। तो ये लाइट क्या होगी? टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। टुवार्ड्स द नॉर्मल क्या होगी हमारे पास? ये बेंड हो जाएगी। टुवार्ड्स द नॉर्मल क्या होगी हमारे पास? बेंड हो जाएगी। और मान लेते हैं कि यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसका मान लेते हैं R1 है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? ये R1 है। मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है हमारे पास R1 है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल खींचूं, अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल खींचूं, तो यहाँ पर ये एंगल भी R1 होगा। ये अभी हमने देखा था भाई, जब ये एंगल R1 है तो ये एंगल भी R1 होगा। बोलो हाँ या ना। जब ये एंगल R1 है तो ये एंगल भी R1 होगा। अच्छा, अब ये वाटर और ग्लास में, भाई देखो वाटर से जब ग्लास में एंटर करेगी लाइट तो रेयरर है ये, और ये ग्लास क्या है? डेंसर। भाई वाटर जो है रेयरर मीडियम हो जाएगा, ग्लास क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम हो जाएगा। हाँ, तो ये लाइट क्या होगी भैया? ये जो लाइट है, ये जो लाइट होगी हमारे पास, ये थोड़ा सा और बेंड हो जाएगी टुवार्ड्स दी नॉर्मल, थोड़ा सा और बेंड हो जाएगी टुवार्ड्स दी नॉर्मल। हमारे पास क्या होगा? ये लाइट थोड़ा सा और बेंड हो जाएगी टुवार्ड्स दी नॉर्मल। और यहाँ पर ये कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हुई? मान लेते हैं R2 एंगल से रिफ्लेक्ट हुई, है ना। ये एंगल जो है कितना है भैया? R2 एंगल है। मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हमारे पास एंगल कितना है? R2 है। अच्छा, हम यहाँ पर क्या करेंगे? फिर एक नॉर्मल बनाएंगे, और नॉर्मल के साथ मान लेते हैं ये भाई जब EF वाले पर इंसिडेंट होगी तो कितना एंगल बनाएगी? मान लेते हैं यहाँ पर ये भी कितना बनाएगी भाई? देखो R2 ही बनाएगी। अच्छा, तो ये क्या होगी? फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल ये रे क्या होगी? इंसिडेंट होगी, और यहां पर एंगल ऑफ इमरजेंस बन जाएगा ये। ठीक है, मेरी बात सुनो। अब देखो यहां पर हुआ क्या, हमने तीन मीडियम को लिया है। अब देखो बहुत ध्यान से समझेंगे, अभी तक समझ में नहीं आया इस ग्राफ में तो अब समझ में आएगा। भाई देखो ये जो फिगर है इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो अब समझ में आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने क्या किया, यहाँ पर कोई भी रे जो थी वो एबी वाले फेस पर, है ना, एबी वाले फेस पर क्या हुई? इंसिडेंट हुई आई एंगल से। एबी वाले फेस पर क्या हुई? इंसिडेंट हुई आई एंगल से। अच्छा,
और ये एबी वाले फेस से रिफ्लेक्ट हुई R1 एंगल से। हाँ, तो जब ये R1 एंगल से रिफ्लेक्ट हुई है तो ये जब CD वाले फेस पर इंसिडेंट होगी तो R1 एंगल से ही इंसिडेंट होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था ये अल्टरनेटिव एंगल से ये R1 जो है ये इसके ही मतलब ये जो रिफ्लेक्टिव एंगल है ये इंसिडेंट एंगल के इक्वल होगा। भाई जितने एंगल से ये लाइट AB फेस से रिफ्लेक्ट होगी उतने ही एंगल पर ये CD पर क्या होगी, इंसिडेंट होगी। हाँ, और ये बेंड हो जाएगी टुवार्ड्स दी नॉर्मल, टुवार्ड्स दी नॉर्मल, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है। हाँ, अब वाटर भी रेयर है और ये भी डेंसर है ना, वाटर रेयर है और ग्लास डेंसर है, तो फिर से क्या होगी, जब ये इस वाटर से ग्लास में जाएगी तो फिर से बेंड हो जाएगी। और मान लेते हैं कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हुई, R2 एंगल से रिफ्लेक्ट हुई, तो जब EF वाले फेस पर जब ये लाइट इंसिडेंट होगी तो कितने एंगल से इंसिडेंट होगी, R2 से, क्योंकि भाई जितने एंगल से CD पर रिफ्लेक्ट होगी उतने ही एंगल से EF पर ये इंसिडेंट होगी अल्टरनेटिव एंगल से, जितना जैसे यहाँ पर था ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। अब ये यहाँ पर ग्लास जो है डेंसर है, फिर से हमारे पास किस में आ जाएगी, एयर में आ जाएगी। तो ग्लास से जब ये एयर में आएगी तो हमारे पास डेंसर से रेयर में जा रही है, ग्लास से एयर में आएगी तो मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ यहाँ पर जो ई होगा वो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, और हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इमरजेंस जो है वो आई के इक्वल हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था, एंगल आई जो है एंगल ई के इक्वल है, तो यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं वो लोग, है ना। हाँ, यहाँ तक ये समझ में आ गया। और हमने ये अभी प्रूव किया है कि इमरजेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल है, इमरजेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल है, ये हमने अभी क्या किया है, प्रूव किया है। तो अब यहां तक ये समझ में आ गया। अब कई सारे मीडियम हो आपके पास, अगर एक और मीडियम लगा दो तो फिर उससे भी ये हो जाएगा, मतलब R3 एंगल से क्या होगी, EF से रिफ्लेक्ट होगी, और उतने ही एंगल से दूसरे वाले बाउंड्री पर क्या होगी, दूसरे वाले मीडियम की बाउंड्री पर इंसिडेंट होगी। जितने एंगल से EF पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, उतने ही एंगल से क्या होगी, दूसरे वाले के दूसरे वाले मीडियम की बाउंड्री पर इंसिडेंट होगी। तो यहां से हमारे पास क्या हुआ, एक इंसिडेंट रे जो थी वो एंगल आई से इस एबी फेस पर क्या हुई, इंसिडेंट हुई, और यहां से एंगल R1 से क्या हुई, एबी फेस से रिफ्लेक्ट हुई। और वही रे इस CD फेस पर क्या हुई, इस CD फेस पर क्या हुई भैया, R1 एंगल से इंसिडेंट हुई, और यहां से क्या हुई, R2 एंगल से रिफ्लेक्ट हुई। और यही रे R2 एंगल से जब रिफ्लेक्ट हुई CD फेस से, तो ये R2 एंगल से EF पर क्या होगी, इंसिडेंट होगी, और ये क्या होगी हमारे पास, E एंगल से यहां से बाहर निकल जाएगी। और I इक्वल टू क्या होगा, एंगल E के होगा, और इमरजेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। यहां तक हम ये अभी पिछले पहले पढ़ चुके हैं, अभी अभी पढ़ाए। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो एबी पर स्नेल्स लॉ लगाइए भैया। सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट एबी। अगर मैं एबी पर स्नेल्स लॉ लगाना चाहूं तो क्या लगाऊंगा भाई, देखो यहां पर साइन आई अपॉन साइन R1, साइन आई अपॉन साइन R1 हमारे पास किसके इक्वल होगा, म्यू2 अपॉन म्यू1 के, है ना। जिस ऊपर कौन सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखते हैं किस मीडियम का, जिसमें लाइट एंटर होगी और जिससे चली थी लाइट उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नीचे, म्यू2 अपॉन म्यू1। अच्छा, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको इक्वेशन बन दे दूं। हाँ, अब देखो, अब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ कहां पर, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट एट किस किस फेस पर करेंगे, CD, यानी हमारे पास ये CD वाली जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर क्या करेंगे हम, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन R1 अपॉन साइन R2, साइन R1 ऊपर कौन सा एंगल लेते हैं, जिस एंगल से लाइट चली थी, है ना। तो साइन R2, और यहाँ पर क्या होगा, जिसमें एंटर करेगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर म्यू3 अपॉन म्यू2, तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू3 2। यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, इसको इक्वेशन दो सेकंड। अब यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ कहां पर लगाएंगे, हमारे पास EF पर हम क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे एट EF। तो जब EF पर जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर साइन R2 अपॉन साइन E, या फिर इसको हम साइन R2 अपॉन साइन E, और साइन E जो है वो साइन I के इक्वल है, तो यहाँ पर साइन R2 अपॉन साइन I हमारे पास किसके इक्वल होगा, म्यू2 अपॉन म्यू3, म्यू1 अपॉन म्यू3। ये हमारे पास, इसको हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम ऐसे इसको लिख सकते हैं। बोलो यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया तो इसको नोट कीजिए। पहले हमने क्या किया, इस तीनों बाउंड्री पर AB, CD और EF जो कि एक दूसरे के पैरेलल थी, तीनों पर हमने क्या कर दिया, स्नेल्स लॉ लगा दिया। ठीक है। लाइट जितने एंगल से इंसिडेंट हुई थी उतने ही एंगल से क्या हुई है, इमरजेंट हुई है, यानी बाहर निकली है। तो इसको नोट कीजिए। मैं इसको रफ कर दूं तब तक, क्या इस फिगर को रफ कर दूं, चलो
अब देखो, अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं भैया, अब मैं इन तीनों इक्वेशन को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। मैं तीनों इक्वेशन को क्या करूंगा, यहां पर मल्टीप्लाई करने वाला हूं। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकंड मल्टीप्लाई बाई थर्ड, तीनों इक्वेशन को मैं क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाई। तो साइन आई अपॉन साइन आर वन, साइन आई अपॉन के साइन आर वन हमारे पास किसके इक्वल होगा, म्यू 2 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। और चलो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, साइन आई पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, जितनी भी चीजें हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में है उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। तो हमारे पास यहाँ से साइन आर वन अपॉन साइन आर टू इंटू यहाँ से साइन आर टू अपॉन के साइन आई, साइन आई ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम। ठीक है, अच्छा अब कुछ काटो कट रहा है, तो देखो साइन आर वन से साइन आर वन कट रहा है, साइन आर टू से साइन आर टू कट रहा है, और हमारे पास साइन आई से ये साइन आई कट रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इनटू विद रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के। हमारे पास यहां से ये चीज निकल के आ गई। अब देखो हमारे पास यहां से हम क्या है कि अगर हमें किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम वहां से, सॉरी, हमें अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम वहां से तीसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए तीसरे मीडियम का सेकंड के रेस्पेक्ट में, सेकंड के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन के म्यू 2 1 इंटू म्यू 1 3। बोलो हाँ है ना भाई। यहां से अगर मुझे दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम तीसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ये चीज हो गई हमारी सॉल्व। अगर मैंने कहा कि मुझे इसका और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो मैं ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूं। मैंने कहा अगर मुझे ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो मैं ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूं, है ना। हाँ, अब देखो अगर मैं इसको और कैसे भी लिख सकता हूं, उसको म्यू 3 1 अपॉन के म्यू 2 1। अब देखो यहां से हमारे पास क्या ये चीज क्या निकल आई, देखो मुझे तीसरे और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता था पहले के रेस्पेक्ट में, तो मैंने क्या कर दिया, यहां से तीसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दिया दूसरे के रेस्पेक्ट में। यानी मेरी बात सुनो, मैंने कहा कि अगर मुझे वाटर का और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है एयर के रेस्पेक्ट में, समझ में आ रही है। अगर मुझे वाटर का और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है एयर के रेस्पेक्ट में, तो मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूं ग्लास के रेस्पेक्ट में, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूं वाटर के रेस्पेक्ट में। क्या बोलते हो, दोबारा सुनो। अगर मुझे वाटर का और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो मैं क्या कर सकता हूं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में निकाल सकता हूं और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में निकाल सकता हूं। मतलब सिंपल यहां से ये समझो कि अगर हमें दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम तीसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। इसको नोट कीजिए। फिर आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे रियल एंड एपरेंट डेप्थ। क्या पढ़ेंगे आज का जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा, क्या होगा, रियल एंड एपरेंट डेप्थ। नोट कीजिए इसको, कर लिया, हटा दूं, चलो अब करते हैं रियल एंड एपरेंट डेप्थ। अच्छा चलो भैया, फिर रियल एंड एपरेंट डेप्थ के बारे में बात करेंगे। अब देखो हमारे पास हेडिंग क्या है वाली, रियल एंड एपरेंट डेप्थ। हम रियल एंड एपरेंट डेप्थ जानने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, एक कंटेनर लेंगे। हम यहां पर क्या करेंगे, एक कंटेनर ले लिया, और उस कंटेनर में क्या करेंगे, हम एक लिक्विड भर लेंगे, है ना। उस कंटेनर में हम क्या करेंगे, एक लिक्विड भर लेंगे। ठीक है, एक कंटेनर लिया हमने और उस कंटेनर में हमने क्या कर दिया, एक लिक्विड भर दिया। उस कंटेनर में हमने क्या कर दिया भैया, एक लिक्विड भर दिया। ठीक है, सभी को यहां तक बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अभी, लिक्विड भर रहे हैं। अच्छा ये कौन सा लिक्विड होगा भैया, कोई सा भी लिक्विड भर सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ गई, कोई सा भी लिक्विड भर सकते हो। और मैंने यहां पर इस कंटेनर के बॉटम में मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया ओ। हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है जिसमें हमने लिक्विड भरा है, और इस कंटेनर में हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को बॉटम पर रख दिया, इस कंटेनर के बॉटम पर रख दिया। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये कंटेनर है,
ठीक है, मेरे पास ये क्या है, कंटेनर है, तो मैंने इस कंटेनर में लिक्विड भरा, मतलब मान लो जैसे आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, आपने क्या लिया, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, और उस ट्रांसपेरेंट ग्लास में आपने क्या किया, नीचे की तरफ कोई एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो जब आप उसको साइड से देखेंगे, जब आपको साइड से उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे जो कि बॉटम पर रखा हुआ है, वो आपको एक्चुअल में बॉटम पर रखा हुआ नजर नहीं आएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखना। आप क्या लेना, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना, ठीक है, उसमें पानी भर लेना, और उसमें ग्लास जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसके बॉटम पर नीचे क्या रखना, एक ऑब्जेक्ट रखना कोई, और उस ऑब्जेक्ट को साइड से देखना, तो आपको वो एक्चुअल में बॉटम पर रखा हुआ नजर नहीं आएगा, नीचे रखा हुआ नजर नहीं आएगा, वो बॉटम से थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा। वो क्या है, ऊपर हल्का सा उठा हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, देखो अब वो कितना उठा नजर हुआ, कितना उठा हुआ नजर आएगा, है ना, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से कितना ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, उसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसको हम एपरेंट डेप्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ। अच्छा, अब देखो हम सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट में से क्या निकलती है, रेस निकलती है। तो इस ऑब्जेक्ट में से एक रे निकली, और वो रे कैसे निकली, वो रे इस बाउंड्री की क्या हमारे पास बाउंड्री है, हमारे पास क्या है, ये बाउंड्री है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, बाउंड्री होगी, और उस बाउंड्री के नॉर्मली फॉल की। तो जब ये बाउंड्री के नॉर्मली फॉल करेगी तो ये अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगी, ये रे हमारे पास ऐसे अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगी। भाई ये क्यों, क्यों अनडिफ्लेक्टेड पास क्यों होगी, क्योंकि ये बाउंड्री की नॉर्मली लाई कर रही है। और जब हमने पढ़ाई की कोई भी रे जो होती है, अगर बाउंड्री के कैसे नॉर्मली लाई करे, नॉर्मली फॉल करे उस बाउंड्री पर, है ना, नॉर्मली आके इंसिडेंट हो, तो वो क्या है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, है ना, नॉर्मली भी यही होगा इसका, और ये क्या है, अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाएगी, अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाएगी। अच्छा, अब हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। अगर हमें जो ये ऑब्जेक्ट बॉटम पर रखा हुआ है, अगर हमें इसकी इमेज बनानी है, तो इमेज बनाने के लिए हमारे पास इमेज कब बनती है, जब किसी ऑब्जेक्ट में से निकलने वाली रेस यानी रिफ्लेक्टेड रेस क्या हो, एक पॉइंट पर कट कर रही हो। जब दो रिफ्लेक्टेड रेस एक पॉइंट पर कट करें, एक्चुअल में कट करें या फिर कट करती हुई दिखाई दे, या तो खुद कट करें तो हम वहां पर बोलेंगे रियल इमेज है। लेकिन अगर हम उनको कट करा रहे हैं, यानी अगर हम उनको क्या कर रहे हैं, मीट करा रहे हैं, एक्सटेंड कर कर, तो हम वहां पर बोलेंगे कि वर्चुअल इमेज बन रही है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट से हम क्या लेंगे, दो रेज लेंगे। एक रेज तो हमारे क्या हुई, बाउंड्री के नॉर्मली लाई कर फॉल कर गई, तो ये अनडिफ्लेक्टेड पास हो गई। दूसरी रे लेंगे, दूसरी रे हम लेंगे इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली, जो कि क्या होगी, जो कि क्या होगी, इस इस बाउंड्री के से कितने एंगल पर इंसिडेंट होगी, इस बाउंड्री से कितने एंगल पर इंसिडेंट होगी भैया, मान लेते हैं कि आई एंगल पर इस बाउंड्री से क्या हो रही है, वो इंसिडेंट हो रही है। मान लेते हैं कि आई एंगल से क्या हो रही है, ये इस बाउंड्री पर इंसिडेंट हो रही है ना, आई एंगल से क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो ये हमारे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मान लेते हैं ये एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन जो है 1 के इक्वल मान लेंगे, और ये हमारे पास क्या हो गया, म्यू टू जो है म्यू के इक्वल मान लेंगे। ये हमारे पास क्या है, वाटर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लिया, 1 मान लिया। तो अब ये रे डेंसर से रेयर में जाएगी, तो अभी फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी ऐसे। हाँ, और ये क्या होगा, हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हमारे पास क्या होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। हाँ, हमारे पास क्या होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर है हमारी आंखें, यहाँ पर है हमारी आंखें जो इसको देख रही है ऑब्जेक्ट को, जो कि इस ऑब्जेक्ट को क्या है, देख रही है। तो हमारी आंखों को इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनती हुई दिखाई देगी, भैया आंख इतनी बड़ी क्यों बनाई है, हाँ, आंख इतनी बड़ी क्यों बनाई है, देखो भाई कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी इमेज कब बनेगी, जब रे एक्चुअल में मीट कर रही हो, या फिर अपियर टू मीट, यानी हमें मीट करती हुई दिखाई दे रही हो, तब इमेज बनेगी। लेकिन वो इमेज हमें अपनी आंखों से कब दिखेगी, जब उस ऑब्जेक्ट में से जो रिफ्लेक्टेड रे है, जब हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट में से जो निकलने वाली रेज है हमारी आंखों में पड़ेगी, तभी तो हमें क्या होगा, तभी तो हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। और कौन सी रे दिखनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे। तो जिस पॉइंट पर हमें रिफ्लेक्टेड रे मीट होती हुई दिखाई देंगी, उस पॉइंट पर क्या होगी, इमेज बनेगी। तो इमेज बनने के लिए ये दो रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों में पड़नी चाहिए या नहीं पड़नी चाहिए, हाँ, तभी तो हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी कहां पर बन रही है। अगर हमें देखना है तो वो दोनों इमेज क्या है, वो दोनों रेज हमारी आंखों में पड़नी चाहिए, इसलिए हमने आंख को इतनी बड़ा किया है। लेकिन एक्चुअल में ये आंख इतनी बड़ी नहीं है, आंख का साइज इतना ही होगा। तो फिर भैया यहाँ पर होगा क्या, हमारे पास मान लो कि इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ए, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं बी। तो हमारे पास ए और बी पॉइंट जो होंगे ना, ये बहुत ज्यादा पास होंगे, है ना। ए एंड बी लिखेंगे यहां पर, ए एंड बी, ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, so that, 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 so that,
both rays enter enters into the eyes enters into the eyes। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। देखिए क्या हुआ, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था बॉटम में से, इसमें से एक रे निकली और बाउंड्री के नॉर्मली फॉल की, तो क्या हुई, अनरिफ्लेक्टेड पास हो गई। दूसरा एंगल आई से गई तो वो क्या हुई, एंगल आर पर जाकर रिफ्लेक्ट हुई। हाँ, क्या ये रे जो है एक्चुअल में मीट करेंगे किसी पॉइंट पर, बोलो। क्या ये जो रे है, इस ऑब्जेक्ट से रे निकल रही है, ये एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, क्या ये कभी भी एक पॉइंट पर मीट करती हुई नजर आएंगी हमें? क्या ये रियल में मीट करेंगी? नहीं, तो हमें मीट करानी पड़ेगी। तो मीट कराने के लिए हम क्या करेंगे, इस रे को एक्सटेंड करेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे। तो पीछे की तरफ जब हम खींचेंगे तो ये दोनों रे हमें क्या है, इस पॉइंट पर कट करती हुई नजर आएंगी। तो इसी पॉइंट पर क्या बन जाएगी, इसकी इमेज। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास टी थी। टी क्या था हमारे पास यहाँ पर, रियल डेप्थ था। टी क्या था, रियल या फिर एक्चुअल डेप्थ थी, एक्चुअल डेप्थ। ठीक है, जहां तक हमारे पास ये लिक्विड भरा हुआ था वहां तक हमारे पास क्या थी, एक्चुअल डेप्थ थी। और यहाँ पर ये इमेज बनी है, और यहां से अगर मैं ऊपर तक की डिस्टेंस की बात करूं, ये हमारे पास ये क्या हो जाएगी भैया, हमारे पास ये हो जाएगी डी। और इस डी को बोलते हैं हम एपरेंट डेप्थ। डी को क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ। ठीक है, बात यहां तक समझ में आई? बोलो, बात यहां तक समझ में आई या नहीं आई? देखो ए एंड बी क्या है, देखो क्या क्या बात याद रखनी है। ए एंड बी जो है बहुत ज्यादा पास पास होंगी, जिससे कि दोनों रे हमारी आंख में एंटर कर जाए। और हमारे पास ये जहां तक कंटेनर फिल है वहां तक हमारे पास ये एक्चुअल डेप्थ होगी, और जहां पर इमेज बन रही है वहां से यहाँ तक की जो यहाँ से मतलब बाउंड्री से और इमेज तक की डिस्टेंस जो होगी हमारे पास, वो एपरेंट डेप्थ कहलाएगी। बाउंड्री से इमेज तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाएगी, एपरेंट डेप्थ कहलाएगी। अच्छा, अब समझ में आ गया। अब देखो ये एपरेंट डेप्थ क्या है, ये इमेज की इमेज क्या है, थोड़ा सा उठी हुई बन रही है ना। इसकी इमेज क्या है, थोड़ी उठी हुई बन रही है। भाई देखो, जिस जगह पर ऑब्जेक्ट है क्या उसी जगह पर इमेज बन रही है, फिर थोड़ा सा हल्का ऊपर उठी हुई इमेज नजर आ रही है हमें इसकी ऑब्जेक्ट की, जब हम अपनी आंखों से देखेंगे। बोलो, तो हमें थोड़ा सा क्या है, ऊपर उठी हुई नजर आ रही है। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि जब हम किसी भी ट्रांसपेरेंट ग्लास में वाटर भरे और उसमें ऑब्जेक्ट को बॉटम पर रखे, तो वह एक्चुअल में बॉटम पर रखा हुआ नजर नहीं आता। और ये जो इमेज होगी, ये हमारी इमेज रियल होगी या वर्चुअल, पूरा वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि हम यहाँ पर ये जो रेज है, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, ये अपीयर्स टू मीट है ना, हमें मिलती हुई नजर आ रही है। जब हम इस रे को एक्सटेंड करेंगे, खींचेंगे, तब जाकर ये रे मिलेगी। जब हम इस रिफ्लेक्टेड रे को खींचेंगे तब जाकर ये दोनों रे एक दूसरे से क्या करेंगी, मीट करेंगी। तो टी समझ में आ गया। दी एपरेंट डेप्थ क्या है, कि एपरेंट डेप्थ हमें क्या है, जब ये ऑब्जेक्ट क्या है थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएगा, इसकी इमेज क्या है, जिस बॉटम से थोड़ा सा ऊपर उठी हुई नजर आएगी। अच्छा, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं एपरेंट डेप्थ का, है ना। इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से एपरेंट डेप्थ का हम एक्सप्रेशन देखेंगे। एपरेंट डेप्थ का हम क्या देखेंगे, एक्सप्रेशन देखेंगे। अब मेरी बात यहां से बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से क्या है सुनेंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहां से दो ट्रायंगल बन रही है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं भैया। देखो, एक ए बी आई और एक ए बी ओ, है ना। पहले स्नेल्स लॉ लगाते चलो। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है हमारे पास, कितना होता है, म्यू वन अपॉन की म्यू टू, है ना। और ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन म्यू के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन दो फर्स्ट। चलो इसको इक्वेशन फिक्सेशन मत दो, बस इसका याद रख लो कि हमारे पास जो साइन आई है अपॉन साइन आर वो किसके इक्वल है, वन अपॉन म्यू के इक्वल है। साइन आई अपॉन साइन आर हमें कितना दिया हुआ है, वन अपॉन म्यू के इक्वल दिया हुआ है। अब सुनो, जब हमारे पास ये एंगल आई है तो अल्टरनेटिव एंगल से ये एंगल भी हमारे पास आई हो जाएगा। अरे ये वाला क्यों, ये वाला अल्टरनेटिव एंगल से हमारे पास ये आई हो जाएगा। बोलो भाई, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये अल्टरनेटिव एंगल से ये आई है, ये हमारे पास क्या आई है। तो अल्टरनेटिव एंगल से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हाँ, और जब ये आर है तो ये भी तो आर होगा ना, ये भी तो क्या होगा हमारे पास, आर होगा। ये भी क्या होगा, आर होगा। ये एंगल आई है तो ये आई होगा, और ये आर है तो ये भी आर होगा। अब देखो, इन ट्रायंगल किस कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ए ओ बी की। इन ट्रायंगल ए ओ बी हमारे पास यहां से साइन आई जो होगा, साइन आई जो होगा हमारे पास यहां से कितना होगा भैया, वो साइन आई जो होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सी होगी, जो थीटा के सामने होता है ना भाई, देखो ये 90 डिग्री हो गया, हाँ तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, और थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी यहाँ पर ए बी, और हमारे पास क्या हो जाएगी ये बीओ, बीओ हमारे पास क्या आ जाएगी ओबी, ओबी हमारे पास हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इन ट्रायंगल अगर मैं बात करूं, इन ट्रायंगल ए आई बी में, ए आई बी में इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो यहां से हमारे पास साइन आर जो है वो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर परपेंडिकुलर कौन सी होगी भाई, देखो ये थीटा है, ये क्या है हमारे पास थीटा है ना, हाँ तो थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, तो ए बी क्या होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, ए बी क्या होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। और इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगी, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज होगी आई बी, भाई देखो ये क्या होगी हमारे पास, ये हाइपोटेन्यूज होगी ना, ये ए आई बी ट्रायंगल में, ए आई बी ट्रायंगल में ए बी क्या होगी परपेंडिकुलर, और आई बी क्या होगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज, आई बी क्या होगी हाइपोटेन्यूज। इसको इक्वेशन दे दो फर्स्ट, और इसको इक्वेशन दे दो हमारे पास, इसको इक्वेशन दे दो फर्स्ट और इक्वेशन दे दो सेकंड। अब हमारे पास हमने कहा कि ए बी जो है बहुत ज्यादा एज एज हमारे पास बहुत ज्यादा क्लोज है, एज ए एंड बी आर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। और ये वेरी क्लोज क्यों है भैया, क्योंकि रे क्लोज है तभी तो हमारी आंखों में दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगी, एंटर करेंगी, हाँ तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो ओ ए है, ओ ए जो है हमारे पास ओ बी के इक्वल होगा, और हमारे पास आई ए जो है वो आई बी के इक्वल होगा। भाई ये जो ए पॉइंट है बी पॉइंट के मतलब जो बी पॉइंट है ए के बहुत पास होगा, तो ए ओ ए या फिर ओ बी इक्वल हो जाएंगे, या और आई ए और आई बी इक्वल हो जाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा पास में होगा ऑब्जेक्ट, है ना। ये क्या होगा, पॉइंट बी पॉइंट जो है ए के बहुत ज्यादा पास में होगा, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, और आई ए इक्वल टू आई बी होगा, है ना। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अगर मैं यहां से अब लिखूं साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर जो है हमारे पास ए बी अपॉन ओ बी की जगह पर कितना लिख सकता हूं मैं, ओ ए बी की जगह पर ओ ए, और ए बी अपॉन के, अब इस आई बी की जगह पर आई ए बी लिख सकता हूं मैं, हाँ तो ए बी से ये ए बी कटेगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर कितना होगा, आई ए अपॉन ओ ए, आई ए अपॉन ओ ए। और देखो आई ए क्या है हमारे पास डी, आई ए क्या है हमारे पास डी, आई ए क्या है हमारे पास डी, और ओ ए हमारे पास क्या है, ओ ए हमारे पास पी है ना। तो हमारे पास क्या निकल के आया यहाँ से, साइन आई अपॉन साइन आर डी अपॉन पी के इक्वल आ गया, क्या आया हमारे पास यहाँ से, देखो हमारे पास यहां से क्या निकल कर आ गया, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू डी अपॉन टी। देखो चलो इसको नोट कर लेंगे, है ना, साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा हमारे पास डी अपॉन टी के इक्वल यहां से निकल कर आ गया, है ना, डी अपॉन टी के इक्वल निकल कर आ गया। अब देखो साइन आई और साइन आर हमें 1 अपॉन म्यू के इक्वल दिया था, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं डी अपॉन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, है ना। तो यहां से अगर मैं डी निकालू तो ये कितना आ जाएगा, टी अपॉन के म्यू। समझ में आ गया भाई, देखो हमारे पास क्या था, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन आर 1 अपॉन म्यू के इक्वल था, हाँ। और अभी हमने यहाँ पर क्या किया, जब दो ट्रायंगल में हमने यहाँ पर साइन आई की वैल्यू निकाली और साइन आर की वैल्यू निकाली, तो साइन आई अपॉन साइन आर डी अपॉन टी के इक्वल आया, तो दोनों को कंपेयर कर दिया हमने, तो साइन आई और साइन आर से कट गया, हमारे पास क्या है डी अपॉन, भाई जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो डी अपॉन टी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू के, क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल है, तो डी अपॉन टी जो है 1 अपॉन म्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से डी डी क्या है हमारे पास, एपरेंट डेप्थ है, वो किसके इक्वल होगा, टी अपॉन म्यू के, यानी हमारे पास जो एपरेंट डेप्थ होगी, एपरेंट डेप्थ जो होगी हमारे पास वो कितनी होगी, एक्चुअल डेप्थ, या फिर जिसको हम रियल डेप्थ भी बोलते हैं, एक्चुअल डेप्थ अपॉन के म्यू, कितनी होगी हमारे पास एक्चुअल डेप्थ अपॉन के म्यू। या फिर अगर आप म्यू लिखना चाहो तो म्यू को कैसे लिख सकते हो, म्यू को लिख सकते हो आप एक्चुअल डेप्थ अपॉन के एपरेंट डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ अपॉन के एपरेंट डेप्थ, आप इसको कैसे भी कर लिख सकते हो। हमारे पास कितने फॉर्मूला आ गए, देखो डी का फॉर्मूला आ गया, एपरेंट डेप्थ क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू, या फिर आप म्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हो एक्चुअल डेप्थ अपॉन के एपरेंट डेप्थ, है ना। ये ऑब्जेक्ट कितना अपनी पोजीशन से, मतलब अपनी रियल पोजीशन से कितना ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, टी अपॉन के म्यू, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। यहां तक नोट करेंगे इसको,
यहां तक नोट करेंगे। अब यहां पर एक और चीज आती है नॉर्मल शिफ्ट, है ना। यहां पर क्या आता है नॉर्मल शिफ्ट, कि अपनी पोजीशन से कितना शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ भाई। ये एपरेंट डेप्थ क्या है, ये तो इसकी बाउंड्री से यहां तक की डिस्टेंस है डी, तो भाई एपरेंट डेप्थ क्या है, बाउंड्री से डी तक, इमेज तक की डिस्टेंस है डी। लेकिन मैं कहूं इसकी नॉर्मल शिफ्ट अगर मैं यहां से निकालना चाहूं, नॉर्मल शिफ्ट निकालना चाहूं, नॉर्मल शिफ्ट क्या है हमारे पास, ओ से लेकर आई तक इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। अगर मैं यहां पर नॉर्मल शिफ्ट निकालना चाहूं, नॉर्मल शिफ्ट निकालना चाहूं अगर मैं यहां पर, तो नॉर्मल शिफ्ट क्या हो जाएगी हमारे पास, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस के एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। भाई देखो रियल डेप्थ क्या थी हमारे पास, ऑब्जेक्ट से बाउंड्री तक की डिस्टेंस, और एपरेंट डेप्थ क्या थी हमारे पास, इमेज से बाउंड्री तक की डिस्टेंस। नॉर्मल शिफ्ट क्या हुई, ये अपनी पोजीशन से कितना ऊपर उठा, कितना ऊपर उठा, मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज जो बन रही है, ऑब्जेक्ट से इमेज तक की डिस्टेंस हमारे पास यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये हमारे पास नॉर्मल शिफ्ट कहलाएगी। हमारे पास क्या है, नॉर्मल शिफ्ट कहलाएगी। तो हमारे पास ये जो नॉर्मल शिफ्ट होगा, नॉर्मल शिफ्ट जो निकल कर आएगी हमारे पास, वो कितनी आएगी, रियल डेप्थ कितनी थी हमारे पास टी, हाँ, एपरेंट डेप्थ कितनी आई थी टी अपॉन के म्यू। तो यहां से मैं जब टी कॉमन ले लूंगा तो कितना आएगा, 1 माइनस के 1 अपॉन म्यू। हमारे पास ये क्या है, नॉर्मल शिफ्ट निकल कर आ जाएगी, टी ब्रैकेट में 1 माइनस के 1 अपॉन, टी ब्रैकेट में 1 माइनस के 1 अपॉन। तो हमारे पास ये थे, हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। जब हमारे पास 2 मीडियम हो तो क्या रिफ्रैक्शन होता है, 3 मीडियम हो तो क्या रिफ्रैक्शन होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया की वजह से हमने क्या निकाला, रिफ्रैक्शन निकाला। और फिर उसके बाद लेटरल शिफ्ट के बारे में जाना। लेटरल शिफ्ट क्या होती है, लेटरल शिफ्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा रियल एंड एपरेंट डेप्थ। फिर उसके बाद हमने जाना नॉर्मल शिफ्ट क्या होती है, ठीक है। और आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल जिसका आप सभी को क्या है आंसर देना है। तो आइए फिर आज की क्लास को एक क्वेश्चन के साथ क्या है पूरा करते हैं। हमारे पास क्या बोला है क्वेश्चन में, द एपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ टैंक विद द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 एंड इज 7.7 सेंटीमीटर। हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि बॉटम पर रखा हुआ है ना, जो कि क्या है बॉटम पर रखा हुआ है। देखो हमारे पास ये है कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या है भैया, लिक्विड भरा हुआ है कोई, मान लो इसके अंदर क्या है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट की हमारे पास एपरेंट डेप्थ क्या है, मान लो कि इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस दी हुई है हमें ऑब्जेक्ट से इमेज तक की कितनी है, 7.7 सेंटीमीटर, 7.7 सेंटीमीटर। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू हमें कितना दिया है, 1.3 दिया हुआ है। व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ क्या है हमारे पास, एक्चुअल डेप्थ हमारे पास ये है, एक्चुअल डेप्थ क्या है हमारे पास, ये एक्चुअल डेप्थ क्या हो जाएगी बोलो, ये हमारे पास एक्चुअल डेप्थ हो जाएगी जिसको हमने बोलते हैं टी, ठीक है। तो हमें एक्चुअल डेप्थ निकालनी, देखो क्या बोला, एपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ टैंक विद लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया हुआ है हमें, और इसकी एपरेंट डेप्थ इतनी दी हुई है, और एक्चुअल डेप्थ हमें निकालनी है। क्या बोला, ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज मान लो यहाँ पर बन रही है, तो इसकी एपरेंट डेप्थ जो है वो 7.7 सेंटीमीटर, यानी बाउंड्री से इमेज तक की डिस्टेंस दी हुई है हमें, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, हमें रियल डेप्थ निकालनी है। रियल डेप्थ या फिर एक्चुअल डेप्थ क्या होता है, बाउंड्री से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डी इक्वल टू कितना होता है, टी अपॉन के म्यू। तो टी हमें निकालना है, टी कितना होगा, डी इंटू म्यू। हमें डी कितना दिया हुआ है, 7.7 इंटू के 1.3, है ना, इंटू के 1.3। इसको 13 समझा कितना होता है, 91। कैरी कितना लगेगा, 9, 13 समझा 91, और यहाँ पर कितना जाएगा 100, ठीक है। तो दो संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, तो टी हमारे पास जो आएगा वो 10.01 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। तो इसकी जो रियल डेप्थ होगी, जो हमारे पास रियल डेप्थ होगी इस ऑब्जेक्ट की, इस कंटेनर के अंदर, वो क्या होगी, 10.01 सेंटीमीटर। तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए बने रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।